किस रोज किधर से आऊंगी, किस दिन मिट्टी से जाग अंबर में आग लगाऊंगी, झन झन झनन पायल की पहली चमक। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार सूर्य प्रभा न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप पंडित जी। इनसे चर्चा करने जा रहे हैं वास्तविक में आज के जो राजनीतिक हालात हैं उस पर। आज महंगाई बेरोजगारी की मार सारा देश झेल रहा है, तो एक और जहां सदन में महंगाई का विरोध करते हुए एक सांसद बैगन कच्चा चमा जाती हैं, तो वहीं बेरोजगार जो है वो जहाँ तहाँ प्रदर्शन करता रहा है। तो ऐसे में जानना चाहेंगे प्रदीप पंडित जी से कि क्या कुछ हालात हैं अभी के वास्तविक राजनीतिक परिदृश्य का। इस पर पूरी चर्चा होगी। यहाँ देखा जा सकता है कि क्या कुछ कह रहे हैं प्रदीप पंडित जी। निर्मल वर्मा ने एक बात कहीं कहा है और उनसे मैं अपनी बात शुरुआत करना चाहता हूँ। कुछ इस तरह कि जैसे धूप में चलते हुए अपनी छां को उल्लंघना असंभव होता है, ठीक ऐसे ही नितांत ईमानदारी से किए गए प्रयासों में मीनमें निकालना उतना ही असंभव है। ये असंभव काम हमारे कई साथी करते हैं। पहले ये समझना होगा कि इस देश का जो समाजशास्त्र है वो केवल अर्थशास्त्र नहीं है। यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है वो बहुत प्रेम, त्याग, बलिदान और अपने निजत्व के साथ जीने वाला एक देश है जो बहुत लोकतांत्रिक है, अपनी परंपराओं से लोकतांत्रिक है। अब ये मानना कि जैसे अगर आप ये समझे कि सामाजिक अवधारणा क्या है, पहला यह है कि एक होता है वैयक्तिक विकास और दूसरा होता है सामूहिक विकास। इन दोनों तरीकों से विकास होता है, विकास को पाया जाता है। अब जब इन दोनों में कौन सा विकास अभी आप मानेंगे कि देश में हो रहा है? मैं बता रहा हूँ कि ये जो है इंडिविजुअल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, वैयक्तिक विकास जिसे कहते हैं, भारत ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। वो सामूहिक विकास की तरफ बढ़ता रहा। सामूहिक विकास होने की वजह से इस देश में ऐसा लगा कई बार कि विकास की तरफ हम नहीं जा रहे, लेकिन विकास की आपकी पाश्चात्य की जितनी परिभाषाएं हैं वो विकास इस देश में दिखाई तो दिया। सरकारें किसी की रही, लेकिन विकास हुआ। बात में फर्क तब पड़ने लगा जब जापान से लेके चीन जैसे देश भी और ये भी और बस तमाम वे लोग जो एक नई किस्म की व्याख्या लेकर आए थे कि किसी भी देश को चलने में सिर्फ अर्थशास्त्र एक प्रमुख भूमिका निभाता है, वे सब इस पर आश्चर्यचकित थे कि सामूहिक विकास से भी आप किसी परंपरा को या संवैधानिक व्यवस्था को आराम से चला सकते हैं और विकास भी दे सकते हैं। नई सरकार जब से आई, यानी 2014 से 19 और 19 के बाद का अब तक का जो काल है, इस समय कुछ लोगों के पेट में कुछ पिचेस ज़्यादा हुई। कहा गया कि ये राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, अतः ये विकास के खिलाफ है। कोई तार्किक परिणति हो तो समझ में आता है। सर, कुछ कंपनियां तो बिकी जरूर। नहीं, कुछ कंपनियां कब पहले नहीं बिकी क्या पहले कंपनियां नहीं बिक रही थी? बिल्कुल सही सर, पहले भी बिकी है। पहले भी बिकी। हिंसा अभी हुई क्या? पहले नहीं हुई थी। ये कोई बात नहीं हुई। बात यह है कि क्या वो सामाजिक अंतरण या वो जो संचरण है जहाँ जातियाँ विगलित होने लगे, एक दूसरे में लोग समाहित होने लगे, एक दूसरे के प्रति ज़्यादा संप्रेषणीय हो और एक दूसरे से राजी हो सके, और उस अंतिम आदमी जिसकी बात गांधी ने कही, जिसके बाद अरविंद ने कही, उस आदमी को आगे लाने का प्रयास अगर कुछ लोग कर रहे हैं, या उसे भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, तो कौन ऐसा बड़ा पाप कर रहे हैं जिस पर आप प्रतिदिन सवाल उठाते हैं कि राष्ट्र है, राष्ट्रवाद है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी तो ये शायद आप उस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कि अंतिम व्यक्ति जो है अब इतने ऊंचे पद पे पहुंचा। द्रौपदी मुर्मू तो आदिम और आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती इकलौती ऐसी स्त्री है जिसने इस देश का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया। और हमारी इस व्यवस्था को, जिसे लोग कहते थे कि एक प्रणाली ऐसी है जो दोषपूर्ण हो गई है, जिसमें से सिर्फ
अभिजात और संपन्न लोग ही निकल के आगे आते हैं, उस सबको ध्वस्त कर दिया। ये बिल्कुल संपन्न घराने से नहीं आते, वे कतई अभिजात नहीं है, बिल्कुल। अपनी भाषा में नहीं, वर्ण में नहीं, व्याकरण में नहीं। हाँ, भारतीय पहनावे में भी थोड़ी आपको लग सकती है कि वो सब करती हैं जो बिल्कुल आदिवासी उनके और लोग जो उनके समुदाय के हैं वैसा भी नहीं करते, महसूस नहीं करेंगे जी। लेकिन वे ये समझेंगे कि उनका प्रतिनिधित्व यहाँ तक पहुँच गया है, एक दिन उनकी आवाज़ भी सुनी जाएगी। ये भरोसा इस देश को किसने दिया? इस नई व्यवस्था ने दिया, जबकि पूरी प्रणाली, पूरा तंत्र नहीं बदला। यही तो वो कह रहे थे। ये राष्ट्रवाद की मीमांसा जब की जाती है तब क्या है? उसमें यह है कि उस अंतिम आदमी को न केवल बोलने का अवसर मिले, उसे असहमति रखने का भी अवसर मिले, और उसे वहाँ भी अवसर प्राप्त हो जहाँ के लिए वो जन्मा है, उसका भी हक है। मुर्मू से पहले भी 5 वो लोग बनारस में आए जिन्हें प्रणाम ही नहीं किया प्रधानमंत्री ने, उनके पैर भी धोए थे। ये भी एक घटना पूरे देश और दुनिया ने देखी थी। तो ये नहीं हुआ कि मैं केवल नरेंद्र मोदी की उपासना में ये सब नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री ने उस अंतिम आदमी को वो प्रणाम किया, मतलब ये पूरे देश ने प्रणाम किया। प्रधानमंत्री पूरे देश का है, वो केवल पार्टी का नहीं, वो संसद का भी प्रधानमंत्री है और देश का भी प्रधानमंत्री है। तो इस लिहाज से, उस गरज से आप देखें कि राष्ट्र सशक्त हो रहा है और विकास के जितने भी अवसर ढूंढे जा सकते हैं, जिस जिन जनजातियों में ढूंढे जा सकते हैं, निषाद तमाम जातियां जिन्हें ढूंढा भी नहीं गया था, जिनके लिए वीपी सिंह बहुत परेशान और करवट बदलते थे, मंडल कमीशन लाए थे, लेकिन वो करे कुछ ना पाए सिवाय इसके उन्होंने जातियों में एक उद्वेग, एक उन्माद फैलाया। ऐसा लगता है कि अगर मंडल कमीशन उस समय लागू हो जाता पूरी तरह, जिस तरह से वीपी सिंह ने प्रयास किया था, तो क्या कुछ परिदृश्य और चेंज रहता? मुझे कुछ पंक्ति याद आती है, होता ही कि मुझ विपथ गामिनी को न ज्ञात, किस रोज किधर से आऊंगी, किस दिन मिट्टी से जाग अंबर में आग लगाऊंगी, झन झन झनन पायल की पहली चमक। ये ऐसी होती है क्रांति। और वो जो तरंगे थी मंडल कमीशन की, उन्माद की, वो सही था गलत था ये नहीं कह रहा मैं, ये कह रहा कि आपने एक काम किया जिसके प्रति पूरे देश में एक रोष था। काम अब भी हो रहा है, अब देश में रोष नहीं है, लोगों को लग रहा है हम ये सब साथ चलने के लिए जन्मे हैं, ये हमारे भाई हैं। अब कहीं उन्माद नहीं हो रहा, कोई उद्वेग नहीं हो रहा, अब अच्छा लग रहा है। उन तमाम जनजातियों को जिन्हें कोई स्वर नहीं दे रहा था, हमने इसी सब को मिला करके एक राष्ट्र की कल्पना की है। राष्ट्र कोई अमूर्त चीज का नाम नहीं है, राष्ट्र केवल भौगोलिक संस्कृति नहीं है, उस भूगोल में रहने वाले उन तमाम लोगों का देश होता है। तो उन तमाम लोगों में से अनेक जातियां, 350 से ज्यादा जातियों की बात कभी सुनी ही नहीं जाती, उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था। वो आदिवासियों की तरफ बात ही नहीं की। आदिवासियों की स्थिति यहाँ तक है कि जब भी विस्थापन होता है, सबसे पहले आदिवासी विस्थापित किए जाते हैं, वो कहीं यहाँ से बांध से किए जाए या वहां से किए जाए, जहाँ से भी किए जाए। तो इन आदिवासियों को विस्थापित करने के अलावा और कुछ सरकारों ने किया ही नहीं। अभी भी छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ जिले में एक गांव है, वहां घूम कर आइए, वहां का आदिवासी आदमी बांस से निकलने वाली गठान खाता है और जीता है, जिससे उसे 3 दिन भूख नहीं लगती। क्या शर्मनाक है। ऐसे अनेक केवल ये जो बैगा और गोंड थोड़े संपन्न है, उन्होंने पहले किले विले भी बनाए थे, लेकिन मारिया, मुरिया, भील, ये जातियां तो कभी संपन्न नहीं रही, आज भी नहीं है। ये अलग बात है, वो सब लोग भी वो थे जो असहयोग आंदोलन से पहले भी असहयोग कर चुके थे। इसलिए सबको हिंसक बताना आदिवासियों का अपमान है। उनकी जल, जंगल और जमीन पर उनका हक है और उन्हें मिलना चाहिए। और ये राष्ट्रवाद की अवधारणा इस बात को पुष्ट करती है कि जल, जंगल और जमीन आदिवासी का है और उसे मिलना चाहिए। तो इस काम को अगर कोई सरकारें कर रही है, वर्तमान सरकार भी कर रही है, तो उसका स्वागत होना चाहिए, बजाय इसके कि आप ये कहें कि महंगाई का अर्थ क्या होता है। महंगाई का अर्थ होता है आपको जो वस्तु प्राप्त होती है, जैसे विनिमय में जिसका इस्तेमाल आप करते हैं, यानी पैसा, प्राप्ति किए गए अंश में से जब ज्यादातर हिस्सा आप
चाही गई वस्तु के लिए क्रय करने में खर्च कर देते हैं, वो जब ज़्यादा होता है, आने वाला पैसा कम होता है, उसे आप महंगाई कहते हैं।